नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में राजाओं ने शासन कैसे किया, किसानों की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका रही और नगरों का विकास किस प्रकार हुआ। तो आइए दोस्तों, इस अध्याय को डिटेल में और एनिमेशन के माध्यम से आसान भाषा में समझते हैं। हड़प्पा के बाद करीब 1500 साल तक काफी उथल पुथल रही। इसी टाइम सिंधु नदी के किनारे पब्लिक ने ऋग्वेद लिख डाला और देश भर में किसान और चरवाहे अपनी बस्तियां बसाने लगे। साउथ और सेंट्रल इंडिया में एक नया रिवाज चला, कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखने का, जिसे महापाषाण बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि ये लोग मुर्दों के साथ लोहे के हथियार भी गाड़ देते थे। फिर 6ठी सदी ईसा पूर्व से असली गेम शुरू हुआ, जब नए नए राजा बड़े साम्राज्य और शहर बनने लगे। इतिहासकार पुराने सिक्कों, चित्रों और पत्थरों पर लिखे लेखों से ये सब पता लगाते हैं। पर भाई, ये मामला इतना टेढ़ा है कि इन सबूतों से भी उस जमाने की पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती। प्रिंसेप और पियदस्सी। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जेम्स प्रिंसेप ने इतिहास की दुनिया में एक बड़ा धमाका किया। उसने उस समय की पुरानी और मुश्किल लिपियों यानी ब्राह्मी और खरोष्टी की कोडिंग क्रैक कर ली, यानी उन्हें पढ़ना सीख लिया। जब उसने पुराने सिक्के और पत्थर पढ़े तो उसे एक नाम मिला, पियदस्सी, जिसका मतलब है मन को भाने वाला या हैंडसम राजा। बाद में पता चला कि ये नाम और किसी का नहीं बल्कि राजा अशोक का ही था, जिसे बौद्ध लोग बहुत बड़ा राजा मानते थे। इस खोज से अपने पुराने इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल गया। विद्वानों ने पुराने लेख और किताबें पढ़ पढ़कर राजाओं की पूरी खानदानी लिस्ट तैयार कर ली और 20वीं सदी तक हमें पता चल गया कि कौन कब राजा करता था। इसके बाद विद्वान ये जासूसी करने लगे कि राजा बदलने से पब्लिक की जेब और समाज पर क्या असर पड़ता था। तो समझ आया कि कनेक्शन तो था, लेकिन हर बार मामला सीधा सीधा नहीं था। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। 6ठी सदी ईसा पूर्व का टाइम इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी समय लोहे का इस्तेमाल बढ़ा, सिक्के आए और 16 बड़े बड़े राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें मगध, कौशल और कुरु जैसे बड़े नाम शामिल थे। मजे की बात तो यह है कि हर जगह एक राजा नहीं होता था। कुछ जगहों पर गण या संघ राज करते थे, मतलब राजाओं की पूरी एक टोली मिलकर फैसले लेती थी, और अपने बुद्ध और महावीर भी इन्हीं संघों में आते हैं। ये लोग अपनी राजधानियों को किले से घेर कर रखते थे और सेना वेना का भारी खर्चा निकालने के लिए किसानों और व्यापारियों से टैक्स वसूलते थे। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों पर हमला करके धन लूटना भी कमाई का एक जायज तरीका माना जाता था। अब बात करते हैं उस दौर के असली बाहुबली मगध की, जो सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया था। इसके टॉप पर पहुंच करने के पीछे कई जुगाड़ थे। वहां खेती एकदम बम्पर होती थी। झारखंड पास में था तो लोहे की खदानों से हथियार बनाने का सामान मिल जाता था। जंगलों से सेना के लिए हाथी मिल जाते थे और गंगा नदी से आना जाना सस्ता पड़ता था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे जिद्दी और होशियार राजाओं ने भी मगध को इतना बड़ा बनाने में कसर नहीं छोड़ी। इनकी राजधानी पहले राजगीर थी, जो पहाड़ों के बीच सुरक्षित थी, लेकिन बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना को राजधानी बना लिया, क्योंकि वो नदी के रास्ते पर पड़ती थी। प्रारंभिक साम्राज्य। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मगध के पावरफुल होते ही मौर्य साम्राज्य का जलवा शुरू हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी और अफगानिस्तान तक पैर पसार लिए। फिर उनके पोते अशोक ने कलिंग ओडिशा जीतकर असली नाम कमाया।
अब इनके बारे में हमें पता चलता है पुरानी मूर्तियों, मेगस्थनीज की डायरी, चाणक्य के अर्थशास्त्र और सबसे ज्यादा तो अशोक के पत्थरों पर लिखे मैसेज से। ज्यादा तो अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने पत्थरों पर लिखवाकर पब्लिक को सीधे धम्म सिखाया, मतलब बड़ों की इज्जत करो, साधुओं को दान दो और नौकरों से भी प्यार से पेश आओ। पूरे एम्पायर को चलाने के लिए 5 मेन अड्डे थे। पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, बाकी तक्षशिला, उज्जैन, तौसली और सुवर्णगिरी यानी कर्नाटक। तक्षशिला और उज्जैन तो व्यापार के रास्तों पर थे और सुवर्णगिरी मतलब सोने की खदानों के लिए जरूरी था। इतना बड़ा राज था तो संभालने के लिए आर्मी तगड़ी रखनी पड़ती थी। मेगस्थनीज बताता है कि सेना चलाने के लिए कमेटियां बनी थी जो नेवी, पैदल सैनिक, घोड़े, हाथी और यहाँ तक कि राशन पानी और बैलगाड़ियों का जुगाड़ भी देखती थी। अशोक ने अपने राज एकजुट रखने के लिए धम्म महामात नाम के अफसर भी रखे थे जो लोगों को सही राह दिखाते थे। जब 19वीं सदी में इतिहास लिखा गया तो अंग्रेजों के गुलाम भारत के लिए मौर्य साम्राज्य और अशोक एक जोश की बात बन गए। अशोक को एक मेहनती और बिना घमंड वाला राजा माना गया जिसे अपने नेता भी फॉलो करते थे। लेकिन भाई हकीकत ये भी है कि ये साम्राज्य सिर्फ 150 साल ही टिक पाया, जो इतिहास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इनका कंट्रोल भी हर जगह एक जैसा नहीं था और जल्दी ही नए नए राजा और रजवाड़े फिर से सिर उठाने लगे थे। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार व वैविक राजा। मौर्यों के बाद साउथ इंडिया में चोल, चेर और पांड्य सरदारों ने अपना डंका बजाया। ये लोग काफी अमीर और पावरफुल थे, जिनकी तारीफ पुरानी तमिल संगम कविताओं में भी मिलती है। उधर सातवाहन और शक राजाओं के लंबे रास्तों वाले व्यापार से मोटा पैसा कमाया। फिर राजाओं को अपनी इमेज चमकाने का एक नया शौक चढ़ा, खुद को भगवान जैसा दिखाने का। कुषाण राजाओं ने मथुरा और अफगानिस्तान में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई और खुद को देवपुत्र यानी भगवान का बेटा बुलवाने लगे। लगता है ये आइडिया उन्होंने चाइनीज राजाओं से कॉपी किया था। इसके बाद 4वीं सदी में गुप्त साम्राज्य का टाइम आया। इनका सिस्टम थोड़ा अलग था। ये सामंतों पर बहुत डिपेंड करते थे। ये सामंत लोग लोकल जमीन और सेना संभालते थे। इनका हिसाब सीधा था। अगर राजा तगड़ा है तो सामंत सलाम ठोकते थे, लेकिन अगर राजा ढीला पड़ गया तो सामंत खुद ही गद्दी पर कब्जा कर लेते थे। इन गुप्त राजाओं की हिस्ट्री हमें सिक्कों और प्रस्थितियों से पता चलती है। प्रशस्ति मतलब जिसमें दरबारी कवि राजा की तारीफों के पुल बांधते थे। जैसे हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति लिखकर उसे खूब मक्खन लगाया था, जिसमें सच्चाई से ज्यादा पोएट्री होती थी। जनता में राजा की छवि। अब बात यह है कि उस जमाने में आम पब्लिक अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी। ये राजाओं के लिखवाए हुए तारीफें वाले लिखों में तो मिलने से रहा। इसका असली सच जातक और पंचतंत्र जैसी कहानियों में मिलता है। जैसे गंधतिंदु जातक की कहानी में बताया गया है कि जब एक राजा भेष बदलकर पब्लिक का मूड जानने गया तो क्या बूढ़े, क्या किसान और क्या जानवर, सबने उसे जमकर कोसा। लोगों का रोना ये था कि रात को डाकू लूटते हैं और दिन में राजा के टैक्स वसूलने वाले। हालत इतनी खराब थी कि लोग तंग आकर गांव छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। मतलब साफ है कि भारी भरकम टैक्स की वजह से राजा और किसानों के बीच मामला अक्सर तनाव वाला ही रहता था। अब भाई इतना भारी टैक्स चुकाने के लिए किसानों को पैदावार बढ़ानी पड़ती थी, तो उन्होंने नए नए तरीके निकाले। सबसे बड़ा चेंज ये आया कि गंगा और कावेरी नदी के किनारे वाली उपजाऊ जमीन पर लोहे की नोक वाले हल इस्तेमाल होने लगे, जिससे जुताई गहरी होने लगी। इसके अलावा धान की रोपाई शुरू हुई, जिसमें कमर तोड़ मेहनत तो लगती थी, लेकिन अनाज की पैदावार बहुत बढ़ जाती थी। हालांकि
ये लोहे वाले हल हर जगह नहीं चले। पंजाब और राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में ये सिस्टम बहुत बार यानी 20वीं सदी में आया और पहाड़ी इलाकों के किसान तो कुदाल हो से ही काम चलाते थे, जो उनके लिए बेस्ट था। इसके अलावा पैदावार बढ़ाने के लिए कुएं, तालाब और नहरों से सिंचाई का जुगाड़ भी किया गया। ये सब काम अक्सर राजा या रईस लोग करवाते थे ताकि बाद में रिकॉर्ड में लिखवा सके कि देखो हमने पब्लिक के लिए कितना काम किया है। खेती बाड़ी में तरक्की तो हुई, लेकिन इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिला, बल्कि गांव में अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई। हालात ऐसे थे कि एक तरफ वो मजदूर थे जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और दूसरी तरफ बड़े बड़े जमींदार और गांव के प्रधान थे जो असली बॉस बनकर रहते थे और जिनका पद अक्सर बाप से बेटे को मिलता था। पाली और तमिल किताबों में भी साफ लिखा है कि समाज में बड़े जमींदार, छोटे किसान और गुलाब सब अलग अलग बंटे हुए थे। मतलब जिसके पास जमीन थी वही पावरफुल था। इसी बीच ईस्वी की शुरुआत के समय राजाओं ने जमीन दान करने का एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। ये लोग ब्राह्मणों या मंदिरों को जमीन देते थे और पक्के सबूत के तौर पर तांबे की प्लेट यानी ताम्रपत्र पर लिख कर देते थे। यहाँ एक मजेदार किस्सा प्रभावती गुप्ता का है, जो एक बड़ी रानी थी। वैसे तो उस समय के धर्मशास्त्र कहते हैं कि औरतों को जमीन जायदाद का हक नहीं है, लेकिन प्रभावती ने इन नियमों को नहीं माना और अपनी मर्जी से जमीन दान की, जिससे पता चलता है कि रानियों के लिए शायद नियम अलग थे या फिर हर जगह ये नियम चलते नहीं थे। अब इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर राजा अपनी जमीन ऐसे दान क्यों करते थे। कुछ का कहना है कि वो बंजर जमीन पर खेती शुरू करवाने के लिए ऐसा करते थे, जबकि कुछ मानते हैं कि राजाओं की ताकत कम हो रही थी और सामंत उन पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए राजा अपनी बची कुछ इज्जत बचाने और नए समर्थक बनाने के लिए जमीन बांट रहे थे। कुल मिलाकर मामला ये था कि जिस गांव को दान दिया जाता था वहां के लोगों को अब राजा के बचाव जैसे उस नए मालिक की ही जी हुजूरी करनी पड़ती थी। नगर एवं व्यापार। अब बात करते हैं उस जमाने के नए शहरों और बिजनेस के खेल की। 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो नए शहर बसे वो एकदम सोच समझकर ऐसी जगहों पर बनाए गए जहां से आना जाना और धंधा करना आसान हो। जैसे पाटलिपुत्र नदी के किनारे था, उज्जैन सड़क के रास्ते पर और पुहार समुद्र के किनारे। मथुरा तो खैर उस टाइम का ऑलराउंडर शहर था जहां बिजनेस, पॉलिटिक्स और धर्म सब चलता था। इन शहरों में अमीर लोग रहते थे जो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र नाम के एकदम चमकदार काले बर्तनों में खाना खाते थे। खुदाई में धोबी, जुलाहे और बढ़ई जैसे आम लोगों के बारे में भी पता चला है। उस टाइम व्यापारियों और कारीगरों की अपनी एक मजबूत यूनियन होती थी जिसे श्रेणी कहते थे। ये श्रेणियां कच्चा माल खरीदने से लेकर माल बनाकर बाजार में बेचने तक का सारा काम खुद संभालती थी। अब धंधे की बात करें तो उस समय सड़कों और नदियों का पूरा जाल बिछाया गया था, जो इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर मध्य एशिया और चीन तक जाता था। समंदर के रास्ते अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जहाज चलते थे। ये रास्ता थोड़ा खतरनाक था, लेकिन इसमें मुनाफा बहुत मोटा था, इसलिए सेट्टी और मस्तधुवन जैसे व्यापारी अंधा पैसा कमाते थे। रोमन साम्राज्य में भारत की काली मिर्च और मसालों की इतनी डिमांड थी कि वहां से भरकर सोना चांदी यहाँ आता था। राजा लोग भी अपने इन रास्तों पर नजर रखते थे और व्यापारियों को सुरक्षा देने के बदले उनसे हफ्ता यानी टैक्स वसूलते थे। लेन देन को आसान बनाने के लिए सिक्कों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले चांदी और तांबे के लिए ऐसे सिक्के आए जिन पर बस निशान लग जाता था, यानी आहत सिक्के। फिर हिंदू यूनानी राजाओं ने फैशन बदला और सिक्कों पर राजा का चेहरा और नाम छापना शुरू किया। असली रईसी दिखाई कुषाण राज्यों ने, जिन्होंने पहली सदी में रोमन सिक्कों की टक्कर के शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इसके बाद गुप्त राजाओं ने तो सोने के सिक्कों के मामले में क्वालिटी ही अलग लेवल पर पहुंचा दी। लेकिन भाई
छठी सदी ईस्वी आते आते अचानक सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। अब इतिहासकार सिर खुजा रहे हैं कि क्या उस टाइम मंदी आ गई थी और रोमन व्यापार ठप हो गया था, या फिर लोग सिक्के जमा करके के बजाय मार्केट में धड़ाधड़ यूज कर रहे थे, इसलिए खुदाई में नहीं मिले। मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकला जाता था? भाई, अब इतिहास के सबसे तगड़े काम की बात करते हैं, यानी उस जमाने की अजीबोगरीब लिखावट को डिकोड कैसे किया गया। सबसे पहली ब्राह्मी लिपि की बात, जो आज की अपनी हिंदी बंगाली वगैरह की दादी है, और अशोक ने इसे खूब इस्तेमाल किया था। यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों के साथ मिलकर आज के अक्षरों को उन पुराने पत्थरों के अक्षरों से मिलाना शुरू किया। पहले उन्हें लगा ये संस्कृत है, पर काफी माथापच्ची के बाद 1838 में जेम्स प्रिंसेप नाम के बंदे ने इसे क्रैक कर लिया और पता चला कि ये प्राकृत भाषा है। उधर नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी लिपि चलती थी। उसको पढ़ने में हिंदू यूनानी राजाओं के सिक्कों ने बहुत जुगाड़ भिड़वाया, क्योंकि उन सिक्कों पर यूनानी यानी ग्रीक और खरोष्टी दोनों में नाम लिखे थे। बस फिर क्या था, विद्वानों ने अक्षर से अक्षर मिलाया और कोड तोड़ लिया। लेकिन भाई, लिपियां पढ़ने के बाद भी इतिहासकारों का काम खत्म नहीं होता, उन्हें बहुत जासूसी करनी पड़ती है। जैसे अशोक के कई लेखों में तो उसका नाम ही गायब था। सिर्फ पियदसी यानी दिखने में सुंदर या देवानान पिय यानी देवताओं का प्यारा लिखा था। वो तो बाद में दूसरे लेखों से स्टाइल और भाषा मैच करके कंफर्म किया गया कि ये सब टाइटल अशोक के ही हैं। फिर ये भी सोचना पड़ा है कि राजा जो पत्थर पर लिखवा रहा है वो सच बोल रहा है या अपनी तारीफ में लंबी लंबी फेंक रहा है। इतिहासकार कभी कभी मतलब साफ करने के लिए अपनी तरफ से ब्रैकेट में कुछ शब्द जोड़ते हैं, और ये सवाल भी हमेशा बना रहता है कि क्या उस टाइम की पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी थी कि रास्ते में रुककर ये पत्थर पढ़ती थी, और क्या सबको राजा की भाषा समझ आती भी थी या नहीं। एक सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि अशोक को कलिंग युद्ध के बाद जो भारी दुख और पछतावा हुआ था, वो वाला लेख ओडिशा में मिला ही नहीं, जहां असल में लड़ाई हुई थी। अब इसका क्या मतलब निकालें? शायद राजा वहां के लोगों के जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहता होगा। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। ये जो पुराने पत्थरों या धातुओं पर लिखे लेख मिलते हैं ना, इनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे इतिहास का सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। कभी कभी तो लिखावट इतनी हल्की होती है या पत्थर टूट फूट जाते हैं कि पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, और अगर पढ़ भी लिया तो उस जमाने के शब्दों का सही सही मतलब निकालना टेढ़ी खीर है। आज भी विद्वान लोग इनके मतलब पर आपस में बहस करते रहते हैं। वैसे तो हजारों अभिलेख मिले हैं, पर अभी तक सब पढ़ पाए वैसा कुछ छापा ही नहीं जा सका है। और सोचो कितने तो वक्त के साथ बर्बाद हो गए होंगे। मतलब तो जो हमारे पास आज मौजूद है वो तो असलियत का बस एक छोटा सा टुकड़ा भर है। एक और बड़ा लोचा ये है कि इन लेखों में जरूरी नहीं है कि वो बातें लिखी हों जो आज हमें इम्पॉर्टेंट लगती हैं, जैसे कि आम किसान की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी या गरीब आदमी के सुख दुख क्या थे। ये लेख तो अक्सर बड़े बड़े और खास मौकों पर लिखवाए जाते थे। सीधी बात है, जो पैसा खर्चेगा और इन्हें बनवाएगा, पत्थर पर बात भी उसी के नजरिए से लिखी जाएगी। इसलिए इतिहास जानने के लिए सिर्फ इन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, दूसरी चीजों को भी देखना पड़ता है। अब तो इतिहासकार भी काफी सयाने हो गए हैं। पहले वो सिर्फ राजा रानी की कहानियों में लगे रहते थे, फिर उनका ध्यान इकोनॉमी और समाज के बदलावों पर गया, और आजकल तो वो उन लोगों के इतिहास को खंगालने में ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं जिन्हें समाज में एकदम किनारे कर दिया गया था। इसलिए अब इन पुराने सबूतों को एकदम नए नजरिए से जांचा और परखा जा रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।